Good afternoon, everybody. And now, with this concluding session of ours, in a conclave that is weaved around the theme of entrepreneurship and young startups, etc., who better to seek an insight from than somebody who's part of the ministry here? But the thing that stands out is that he is a Harvard and a Stanford combination. और मैं ये क्यों कह रही हूँ? कितने मंत्रियों को आप जानते हैं और पिछले कुछ दशकों में जानते होंगे जो ये दो बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं? तो हमें लगा कि you are one of the best people and I hope you don't mind if I say, sir, with your, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि मिस्टर सिंधिया के looks defies age? Forever young के कैटेगरी में दिखते हैं मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया and शायद that's the reason why the youth of a country automatically connects with him. That's a compliment, sir. Thank you, Megha. And ये सारे तो क्वालिफिकेशंस हैं ही, बट आपकी जिस तरीके की आपकी ज़िंदगी रही है कॉलेज के समय से, हमें लगा आज के थीम पर आपसे बेहतर हमें कोई नहीं मिलेगा to speak about. And so, sir, welcoming you on the ABP platform. And I want to begin by this question, which is, आज के थीम के साथ रहते हुए सर, दुनिया की दो बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आप आए हैं, आपके पास यहाँ मंत्री होने का अनुभव भी है, आपने वहाँ की भी दुनिया देखी, आपने यहाँ की भी दुनिया देखी, तो सिंधिया जी आपसे ये सवाल, क्या अंतर देखते हैं आप? When I speak of entrepreneurship, I speak of startups there and here. तो पहले तो मेघा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी के इस मंच पे मुझे आमंत्रित किया। एबीपी के मंच पे उपस्थित रहना मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। जो आपने प्रश्न पूछा, प्राथमिक तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हम ना भूलें कि आज भारत विश्व का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हम लोग जब अमेरिका की बात होती है, और मैंने वहाँ केवल पढ़ाई नहीं की लेकिन मैंने वहाँ नौकरी भी की है, वेंचर कैपिटल स्पेस का अनुभव रहा है, प्राइवेट इक्विटी स्पेस का अनुभव रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का मेरा अनुभव रहा है। उनके एंटरप्रेन्योरल सिस्टम में पहले तो उसका चरित्र बहुत पुराना है, कई 100 वर्षों पुराना एक एंटरप्रेन्योरल सिस्टम का वहाँ अमेरिका का एक चरित्र है। दूसरा, लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होने के नाते और ऑलवेज फाइनेंशियल सेक्टर में नवाचार लाने का एक वैभव होने के नाते एक्सेस टू कैपिटल के बड़े डीप पॉकेट्स वहाँ होते हैं। और थर्ड, मैं कहूँगा कि वहाँ नीड वर्सेस सल्यूशन दोनों का समन्वय इंडस्ट्री और एंटरप्रेन्योर्स के बीच में एक बहुत बड़ा डीप लिंकेज यूनिवर्सिटी के सिस्टम में, एंटरप्रेन्योरल सिस्टम में, वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी के सिस्टम में बहुत डीप लिंकेजेस वहाँ हैं। पर ये कहते हुए भी मैं मानता हूँ कि वहाँ का चरित्र अलग है, भारत का चरित्र अलग है। हम में भी अपार संभावना है, अपार क्षमता हैं जो शायद अमेरिका से अलग हों, पर आज के वैश्विक वातावरण में बहुत ही ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पे जैसे भारत में स्केल है, हमारी मार्केट की साइज़, हमारी पॉपुलेशन की साइज़, 17% पूरे विश्व की आयु आज भारत में है। हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड 70%, 140 करोड़ की जनता 35 वर्ष की आयु से कम है। 90 करोड़ जनता की हम बात कर रहे हैं। 90 करोड़ का मतलब क्या है? मुंह से आचरण करना बहुत आसान हो जाता है। 90 करोड़ मतलब कि अमेरिका की करीब करीब 3 गुना ज़्यादा आबादी। संयुक्त यूरोप, ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप को साथ में लेकर संयुक्त यूरोप की डबल आबादी। ये भारत का
यूथ बल्ज या डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और थर्ड, हमारी एबिलिटी, सक्सेस बहुत पैमाने में डिफाइन किया जाता है कि अगर आप कोई सल्यूशन बना पाएँ जिसकी वॉल्यूम्स असीम हों, क्योंकि जब स्केल आता है तब आप मार्जिनल कॉस्ट पे ऑपरेट कर पाते हो, और वो हाई वॉल्यूम्स केवल भारत जैसा देश किसी सल्यूशन के लिए दे पाता है। तो ये हमारी जो संभावना है, मैं मानता हूँ कि वर्तमान के वातावरण में जो एक बहुत महत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप्स को दिया गया है, स्टार्टअप इंडिया हो, आज हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे जब मैं कॉलेज से निकला था कि हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करते थे तो केवल ताइवान में बनती हैं या साउथ कोरिया में बनती हैं। आज भारत में एक फैब नहीं लेकिन 5-5 फैब्स बनने जा रहे हैं सेमीकंडक्टर्स के, और एक मेरे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थापित हो रहा है असम में। 28,000 करोड़ का निवेश केवल एक क्षेत्र में, एक फैसिलिटी में। तो जो स्केल भारत दे पा रहा है, आप यूपीआई की बात करते हो तो करीब करीब 22 करोड़ ट्रांजैक्शंस पर मंथ, $4 ट्रिलियन पर ईयर। तो जो स्केल भारत दे पा रहा है, जिसके आधार पर यूपीआई जैसी फैसिलिटी आज विश्वव्यापक हो चुकी है। 12 देशों के साथ हम लोगों का समझौता और करार बन चुका है यूपीआई के एक्सपोर्ट में। और जो लोग आईफल टावर में जाते हैं आज पेरिस में, वहाँ कोई और देश की टेक्नोलॉजी नहीं, लेकिन भारत के यूपीआई के आधार पर ही आपको टिकट मिलता है आईफल टावर में जाने के लिए। तो आज भारत का तिरंगा विश्वव्यापक हो चुका है हमारे सॉल्यूशंस के आधार पर। तो भारत की टेक्नोलॉजी, भारत की स्केल, भारत की सॉफ्टवेयर की ओपन आर्किटेक्चर जिस पे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ये सारे चीज़ मैं मानता हूँ कि आज भारत हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस नॉट ओनली फॉर इंडिया, बट भारत हैज़ द कैपेबिलिटी टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस फॉर द वर्ल्ड। आप हार्वर्ड गए, आप एक बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं। ये लगभग तय था कि आपको राजनीतिक विरासत परिवार की तो संभालनी है, लेकिन फिर आप स्टैनफोर्ड गए, आपने एमबीए किया, आपने वहाँ कुछ कॉर्पोरेट्स में काम करा, कुछ समय के लिए काम किया। अब ये प्रश्न मेरी टीम ने बोला कि आपसे पूछ लूं कि कहीं राजनीति में आने का कोई इनका मन था नहीं, ये कॉर्पोरेट्स की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते थे, वहीं रहना चाहते थे, ऐसा कुछ है कि यू वर फोर्स्ड टू कम बैक एंड टेक केयर ऑफ द लेगेसी ऑफ योर फैमिली? तो मैं मानता हूं कि एक तो महंगा, मैं पहले ये कहूं कि, और आपके द्वारा मैं हमारे सभी नौजवानों को भी कहना चाहता हूं, जिंदगी का हर अनुभव आपको ज़िंदगी के किसी समय पर काम आएगा। हर अनुभव, जैसे कि आपके तस्करी में आप तीर डालते हो, भगवान जाने बाण को किस समय में कौन सी तीर की ज़रूरत होगी। हर अनुभव आपकी ज़िंदगी का वो एक एक तीर है, और ज़िंदगी में अनुभवों का संग्रहण करना सबसे ज़रूरी है। मेरा सदैव बचपन से ये सोच विचारधारा थी कि जहाँ विरासत की एक अहम भूमिका रहती है, और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं सिंधिया परिवार का वंशज हूँ, जिस परिवार ने इस देश की इतिहास में कई कुर्बानियाँ और बलिदान दी है, और इस देश को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपना इतिहास अपने हाथों से, अपने चरित्र से लिखना है। और इसलिए सदैव, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, वो अनुभव ग्रहण करने की मेरी कोशिश रही। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, मेरी विचारधारा नहीं थी राजनीति में आने की। 6 साल मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की नौकरी की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बाद। मैं मॉर्गन स्टैनली में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर था।
और उसके बाद मैं स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल गया। वहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप कंपटीशन होता है स्टैनफोर्ड में, जी। तो उस कंपटीशन में मैंने भाग लिया और भगवान के आशीर्वाद से हमारी टीम के मेहनत के आधार पर हम लोग उस कंपटीशन को जीते। और हम लोग एक स्टार्टअप करने वाले थे। ये जिस समय भारत में बीपीओज आए थे उससे कई साल पहले थे, और हमारा पूरा प्रोपोजिशन था कि एक हाईटेक वैल्यू एडेड सर्विस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कहा जाता है एक नॉक, नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, ओके। उसका मिरर वैली से, सिलिकॉन वैली से हम लोग भारत में स्थापित किए। तो हम लोग ने सीईओ को भी हायर कर लिया था। मैं और हमारे 2 पार्टनर्स थे। हम लोग वापस भारत आए ऑफिस स्पेस बेंगलोर में देखने के लिए, और सारी चीज़ हमारी लाइन में थी। पर कभी कभी कुदरत निर्णय लेती है और उस निर्णय के आधार पर आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। और जब 30 सितंबर को वो घटना घटी तो मेरी ज़िंदगी बदली। जी। पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप मुझे दोबारा पूछें, और बाय द वे मैं राजनीति में नहीं हूँ, मैं जनसेवा में हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारा लक्ष्य ज़िंदगी में राजनीति नहीं होना चाहिए, जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। ये इस कई बार ज़िंदगी में लक्ष्य ही राजनीति बन जाता है। वो मेरा लक्ष्य नहीं है। और मुझे ये सौभाग्य मिला है सेवा करने के लिए 23 वर्ष, और मैंने जी और जान लगाई है। और मैं मानता हूँ कि इससे अच्छा सेवा का रास्ता ज़िंदगी में नहीं है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरी क्षेत्र की जनता ने मुझे वो जिम्मेदारी दी और मुझे वो मौका दिया। सर, ये पॉइंट बड़ा डिबेटेबल हो जाता है कि राजनीति में नहीं है, जनसेवा में है, इलेक्शन तो लड़नी पड़ती है। यहाँ आने के लिए इलेक्शन तो लड़ना पड़ता है, लोगों के बीच में जाना ही पड़ता है। नहीं, तो मेगा आप समझी नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपको इलेक्शन नहीं जीतना है, पर ज़िंदगी में आपका कॉलिंग क्या है। मैं मानता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में एक व्यक्ति के जीवन को भी आप इम्पैक्ट कर सकते हैं तो फिर वो ज़िंदगी वर्थ लिविंग है। योजनाएं आप लाएं, स्वास्थ्य की सेवाएं ले जाएं, जो भी आप ले जाओ, बट एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट मेक अ डिफरेंस इन पीपल्स लाइव्स. Amazing. And that is for most that, important. we should have a round of applause for the minister. You know, it's a thought coming in. I call him a politician. He won't accept it. But yeah, noble thought there, sir. पर यहाँ बहुत बच्चे बैठे हुए हैं और क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव है तो सर पढ़ाई फिनिश करने के बाद आप मॉर्गन स्टैनले गए, आप मेरिल लिंच में भी आपने काम किया है और हमने जब रिसर्च हम कर रहे थे तो हमें पता चला कि बड़ा बिजनेस प्लान भी बनाया था जिसकी आप अभी उल्लेख कर रहे थे. वी वांट टू नो क्या था ये बिजनेस प्लान, क्या करना चाहते थे. अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, आप कब आपने ये काम शुरू किया है, आपसे सीखना चाहिए. So we were looking at setting up a mirror of a NOC, as I mentioned, network operating center. So where all your servers and your back-end routers are able to supply information, work remotely. To be able to do that from India as opposed to be doing it from the valley itself. So there are huge cost advantages with regard to engineers, software programmers that we can do. We can use in India to be able to program that NOC and maintain that NOC rather than doing it in the valley itself. And had that unfortunate incident not had happened back then, you would have continued to stay in the corporate sector? You think so? I don't know whether I would call it the corporate sector, but yes, I would certainly be looking at entrepreneurship, and I would very much be part of building that enterprise, which is what I already was on the path of doing. You were, of course. I always believed, Megha, you must do something different in life, and
my father was very emotional when I got my MBA degree from Stanford, because he said I'm the first generation of the Scindias to get a graduate degree. Uh, so yeah, and I didn't do that straight out. I got 6 years of experience of banking before I decided to apply to business school. And when I applied to business school, let me say my parents were not very happy. क्या चाहते थे वो आपसे? नहीं, उनको ये लग रहा था कि अब 4 साल तो बाहर रहा, विदेश में पढ़ाई की, 5 साल नौकरी कर रहा है, अब दोबारा वापस जाना चाहता है. सो सामान्य तौर पर अगर किसी को स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड में एडमिशन मिले तो फूले ना समाए, हम जाके अपने माता पिता को बताते हैं. पर मैं तो बड़े डर डर के मैंने उनको फ़ोन किया, और वो बड़े व्यस्त रहते थे. हाँ. तो मैंने कहा बाबा आपको कुछ कहना है? तो बोला कि हाँ बताओ. तो मैंने कहा नहीं मैं दिल्ली आके बताऊंगा, मैं बॉम्बे में काम कर रहा था. दिल्ली क्यों आना है तुमको? तो फ़ोन पे बताओ. नहीं मैं दिल्ली आके बताऊंगा. तो बड़े संकोच के, दिस इज आफ्टर आई गॉट माई ऑफर लेटर. ओके. एप्लीकेशन के टाइम में तो मैंने बताया नहीं, क्योंकि मैंने अपना दिमाग बना दिया था कि केवल मैं हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड में अप्लाई करूंगा. अगर एडमिशन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो नहीं जाऊंगा. ओके. तो जब एडमिशन लेटर आया मुझे, तो फिर मैं दिल्ली आया उनसे मिलने के लिए. तो रात का समय था, तो मैंने बताया. तो 5 मिनट चुपचाप रहे और फिर बोले कि 4 साल तुम रहे हो, 6 साल तुमने नौकरी की, अब दोबारा जाना चाहते हो तो ठीक है, करो जो करना है. तो वही मुझे संकेत हो गया कि भाई अब कैसे, अब मैं इस संकट के में से कैसे निकलूं. तो मेरा लड़का 3-3.5 साल का था, 4 साल का था. हाँ. तो बोले कि ठीक है तुम जाओ, मैं आर्यमन को ही रखता हूँ, तुम चले जाना. मैंने कहा बड़ा संकट है भाई. ये तो ब्लैकमेल था. पर क्या किया? हाउ डिड यू नेगोशिएट आफ्टर दैट? उसका भी केस स्टडी मैं आपको बाद में बताऊंगा. अच्छा, ओके. अब देखिए सर, पढ़ाई आपने की बिजनेस में, आपने कॉर्पोरेट में काम किया, फिर आप राजनीति में आए. ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपने बारे में क्या आकलन है? पहला ये सवाल. और दूसरा, आपके नाम से जुड़ी हुई एक कहानी है. आई वाज रीडिंग आप, जरा आप बताएं खुद अपने मुख से कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? About what? About your name. There's a whole story behind your name. Oh, ये about my name. ज्योतिरादित्य सिंधिया Okay. नाम कैसे पड़ा? तो हाँ, थोड़ा टंग ट्विस्टर है, क्योंकि प्रोनाउंस करने में बड़ी कठिनाई हो जाती है. एक्चुअली मेरे माता और पिता की आशा थी मुझे विक्रमादित्य का नाम देने के लिए. और मेरी आजी अम्मा, मतलब मेरी दादी, हमारे कुल देवता कोल्हापुर ज़िले के हैं, जहाँ मैं अभी परसों होके आया हूँ. ज्योतिबा हमारे देवता हैं, जो हमारा देवस्थान है वहाँ. तो उनकी आशा थी कि मुझे ज्योतिबा नाम दिया जाए. तो दोनों के बीच में बहुत लंबा डिस्कशन हुआ. फिर कहा कि चलो 50-50 करते हैं, आधा तुम्हारा लेते हैं, आधा मेरा लेते हैं. तो ज्योति और आदित्य का ज्योतिरादित्य हो गया. अच्छा, तो आप ज्योतिबा से ज्योति और विक्रमादित्य से आदित्य हो गए. अच्छा, ओके. क्योंकि ये कहानी कहीं तो मैं पढ़ी थी, मुझे लगा आप ही से क्लैरिफाई करूं कि क्या कहानी है. आपके परिवार से एक जुड़ा हुआ बड़ा रहस्य है सर. ये 250 साल पुराना रहस्य है, एक शिवलिंग से जुड़ा हुआ है. और ये कहा जाता है कि ये इसका पानीपत की लड़ाई से कोई लेना देना है. आप राजघराने से आते हैं, ये कहानी पूरी हम रिसर्च कर रहे थे, हमें मिली नहीं पूरी. पर ये शिवलिंग है कहाँ और क्या कनेक्शन है पानीपत की लड़ाई अब से? ये कहा जाता है, मैं नहीं जानता, पर पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो मकर संक्रांति के दिवस में लड़ा गया था, पठान अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध, और बाजीराव पेशवा के लड़के और उनके भतीजे, विश्वासराव उनके लड़के थे, सुदाशिव भाव उनके भतीजे थे. उनके नेतृत्व में संयुक्त मराठा फौज करीब 1 लाख की, 50,000 1 लाख की, और अहमद शाह अब्दाली की 6-8 लाख की फ़ौज थी. 14 जनवरी 1761
ये लड़ाई पानीपत में लड़ी गई और 1 लाख मराठाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया देश की एकता और अखंडता के लिए। उसमें सिंधिया परिवार के 15 वंशज थे, 16 वंशज थे और उस लड़ाई में 15 वंशजों की सिर काटे गए, बरछे पे डाल के मराठा सेना के सामने ऐसे फहराए गए। और उस लड़ाई से केवल मेरे पूर्वज महाजी शिंदे बचे थे। लहू लहान रण के भूमि में उनका पैर कटा हुआ। उस ज़माने में लड़ाई में नियम होती थी कि सूर्यास्त के बाद दोनों तरफ की फ़ौज लड़ाई को समाप्त कर देती थी और दोनों तरफ के लोग अपने घायल लोगों को उठाने के लिए रणभूमि में आ सकते थे। तो एक भिष्टी ने, जो पानी देता था लड़ाई के समय में, उसने महाजी महाराज को पहचाना ज़मीन पर पैर कटा हुआ और उनको उठा के ले गए। तो उस पानीपत की लड़ाई से केवल महाजी महाराज बचे और 10 साल के अंदर 10 फरवरी 1771 उन्होंने दोबारा अपना फ़ौज खड़ा करके अटक, अफ़गानिस्तान से कटक उड़ीसा तक और गुजरात बहरूच से प्रयागराज इलाहाबाद तक मराठा साम्राज्य खड़ा किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो हिंदवी स्वराज का सपना था, लाल किले पर शाह आलम को कैद करके भगवा झंडा फहराने का काम महाजी सिंधिया ने इस देश में किया था। तो देश का एकाकरण अगर किसी ने किया उस समय में तो महाजी शिंदे ने किया था। और कहानी ये है कि सारे सिंधिया परिवार के वंशज में केवल वो बचे क्योंकि लड़ाई के पहले एक मीटिंग आयोजित की गई थी जहाँ तय किया गया कि जो सिंधिया परिवार का शिवलिंग है वो महाजी महाराज अपने पगड़ी में रखेंगे और ये पूरे परिवार ने मिलकर तय किया। और ये इत्तेफाक की बात है कि 15 के 15 वीर गति उन्होंने प्राप्त की और केवल महाजी महाराज बचे। तो ये पुरानी कहानी है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।